दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ लेके आई हूँ। इससे पहले भी कुछ सीरीज़ आ चुकी है। आज मैं आपको बाल मनोविज्ञान के चैप्टर 2 से बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ लेके आई हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? जब मैंने आपको इस चैप्टर का लेक्चर दिया था, जब मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर के बारे में, तो मैंने बताया था बाल विकास की अवधारणा जब मैंने बताई थी, तब मैंने बताया था कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये स्किनर ने कहा था। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास को समझने में बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की क्या सहायता करता है? तो ऑप्शन है आपका पहला, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चौथा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन से ही अगर आपको याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम बताते हैं आपको। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा दिया है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा दिया है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा दिया है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन 2। निरंतरता का सिद्धांत में क्या था दोस्तों? यही था कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जब मैंने आपको लेक्चर दिया था इस चैप्टर का तो मैंने सारे सिद्धांत को बताया था, तो आपको उसी से ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिद्धांत है कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है प्रतिवर्ती और चौथा है निरंतरता। तो इसमें दोस्तों पहला जो है, दूसरा और चौथा ये सारे सिद्धांत हैं, पर तीसरा जो है नहीं है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, गत्यात्मक मतलब जो चलने की प्रक्रिया है और बोलने की, जो चलना और बोलने की विकास की प्रक्रिया है उसमें एक निश्चित प्रतिमान दिखाई पड़ता है। मतलब एक निश्चित समय में ही बच्चा बोलता है या एक निश्चित समय में ही चलता है। जैसे कि बोलने का समय बच्चे का जो होता है कि किस समय में बच्चा बोलना शुरू करता है, कौन से समय में बच्चा चलना शुरू करता है। तो क्वेश्चन यही है कि इसमें कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे का गत्यात्मक और भाषाई विकास एक निश्चित प्रतिमान और क्रम में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन है आपका पहला, निरंतरता का सिद्धांत, ये गलत है। दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ये दूसरा सही है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, ये भी गलत है। और चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, क्रम की एकरूपता मतलब क्रम में समानता, यही बताता है, यही सिद्धांत सही है जो बताता है कि बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है
कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने पिछड़े रह जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अगर आप मेरा लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो क्वेश्चन है आपका बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने पिछड़े रह जाते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्योंकि परस्पर संबंध के सिद्धांत में यही है दोस्तों कि जितने भी विकास हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, ये सारे विकास जो हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो क्वेश्चन है आपका कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिस बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, ठीक है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो इसका भी जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बताया कि सब कुछ जो है सारे विकास जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर किसी एक में वृद्धि होगी तो वो दूसरे में भी वृद्धि होगी, किसी एक में कमी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी। अगला क्वेश्चन है 8वां, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। पहला ऑप्शन है आपका विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें मैंने आपको बताया था विकास की दिशा के सिद्धांत में कि बालक सबसे पहले अपने सिर, फिर भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो सबसे पहले किस पे? सिर पे नियंत्रण करना सीखता है। तो ये क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 9वां, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ऑप्शन है आपका पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि एकीकरण के सिद्धांत में जो है बच्चा पहले अपने हाथ को, पूरे हाथ को चलाता है, कोई भी सामान उठाने के लिए पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है, उसके बाद हाथ और उंगलियों दोनों को मिलाकर चलाता है, मतलब दोनों का एकीकरण करता है, उसे हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है विकास की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये भी सही है दोस्तों। ए है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी है विकास धीरे धीरे व निश्चित समय पर होती है, ये भी सही है। सी है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन है आपका पहला केवल ए, दूसरा ए और सी, तीसरा केवल बी और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सारे सही हैं, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 11वां, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? ठीक है, उसकी व्यक्तित्वता मतलब पर्सनालिटी के अनुरूप होता है।
पहला है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत जो है बालकों का विकास और उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, सी है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। ऑप्शन है आपका पहला केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है केवल सी और चौथा ये सभी। तो दोस्तों ये सारा सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? ए है बुद्धि, बी है शारीरिक कारण और सी है आनुवांशिक गुण। तो पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है ए और बी, तीसरा है केवल सी और चौथा ये सभी। तो दोस्तों ये सारे कारक जो हैं बुद्धि, शारीरिक कारक और आनुवांशिक गुण, ये सभी जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? बाहरी कारक कौन सा है? पहला है आर्थिक स्थिति, ए है आर्थिक स्थिति, बी है सामाजिक स्थिति, सी है जीवन की घटनाएं। और ऑप्शन है आपका पहला ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी और चौथा उपरोक्त सभी। तो बाह्य कारक जो होता है दोस्तों, आर्थिक स्थिति भी होता है, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं, जो बाहरी रूप से बच्चे को प्रभावित करता है उसे हम कहते हैं बाह्य कारक। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 15वां, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ऑप्शन में पहला केवल ए, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 16वां, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऑप्शन है पहला एक मानव व्यवहार का, दूसरा है मानव सिद्धांतों का, तीसरा है शैक्षिक सिद्धांतों का, चौथा है मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। अगला क्वेश्चन है 17वां, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपका पहला बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, दूसरा बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, तीसरा बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का और चौथा बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान में दूसरा बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18वां, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? पहला ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षक के लिए, दूसरा है विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, तीसरा है प्राथमिक शिक्षक के लिए और चौथा उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक मतलब दोस्तों 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक है। 19वां क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे डैश 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 की जानकारी शिक्षक को हो। उस क्वेश्चन है आपका, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके मतलब उसके किसके बच्चे के डैश 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 की जानकारी शिक्षक को, किस चीज़ की जानकारी शिक्षक को हो। ऑप्शन है पहला मित्रों, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है ज्ञान, चौथा है कक्षा के साथियों। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहार। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता?
ऑप्शन है पहला बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, दूसरा है बाल निर्देशन में सहायक, तीसरा है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, चौथा है बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। अगला क्वेश्चन है 21वां, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन है पहला शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, तीसरा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, और चौथा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 22वां, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी सीटेट जून 2011 में पूछा जा चुका है। पहला है अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है प्रतिवर्ती और चौथा है निरंतरता। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट जो है मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। पहला है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, दूसरा है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, तीसरा है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, चौथा है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला क्वेश्चन है 24वां, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे मतलब डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सीटेट फरवरी 2014 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन पहला है विकास निरंतर होता है, दूसरा है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, तीसरा है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, चौथा है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। अगला क्वेश्चन है 25वां, इसमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो इसको ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा जा चुका है। पहला है विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, दूसरा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, तीसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, और चौथा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन है 26वां, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ये सीटेट सितंबर 2015 में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है पहला विकास संशोधन योग्य होता है, दूसरा विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तीसरा है विकास जीवन पर्यंत होता है, और चौथा विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर भी जो है आपका अगले पेज पे दिया हुआ है, उससे मिला के आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों।
और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।